रचित सर, आगे चलते हैं। और क्या आज कोई स्टॉक हमारे लिए, दर्शकों के लिए कोई लेकर के आए, पोर्टफोलियो पे कुछ हो सकता है? सर बिल्कुल लेकर आया हूं और उसी की तरफ अब अपन चलते हैं। ये स्टॉक कनेक्टेड है सर इस पर्टिकुलर आइडिया से कि अगर आप देखें जो हमारा लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है, इट हैज टच्ड 22 मंथ्स लो, जो कि एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि ये हमको एक डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन रहा है। और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में इस बार हमारी एग्रो कमोडिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा उसको बढ़ाने में सहयोग रहा है उनका। तो सर अब वो जिस तरीके से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और मार्केट में मैं एक सेफ्टी नेट बिल्ड करने के लिए बोल रहा हूं, उसी के लाइंस पे मैं आज का स्टॉक आपके पास लेकर आया हूं। आज भी मैं एक ही स्टॉक लेकर आया हूं। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर तो बहुत समय बाद सर चर्चा में आया, वरना काफी समय से तो लोगों ने बहुत ही इग्नोर, कम से कम मीडिया में या एक्सपर्ट्स की बातचीत में, लिस्टिंग में, उसमें तो बिल्कुल ही बाहर हो रखा है। आपने कुछ समय से पहले पकड़ लिया क्या उसके अंदर? सर अब वही वाली बात होती है ना कि एक तो समय से पहले पकड़ने वाली बात है, और यूजुअली मैं जो स्टॉक्स बोलता हूँ वो बहुत टाइम आपको आराम से देते हैं कि आप उसमें आराम से बैठे रहें। आपने पोजीशन बना ली है, आपको कोई हबड़ तबड़ करने की जरूरत नहीं है। दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेन एवर इट इज द राइट टाइम फॉर देम टू परफॉर्म। अब सर डाबर की अगर हम बात करें तो डाबर को आप ऐसे समझ लें कि जब ये ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी कंपनीज में और सारी चीजें हो रही हैं, तो हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। और सब अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटल हाउसेज हैं उसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही अब स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा ही डायरेक्शन दे रहा है कि वापस हमारे जो पुराने दिग्गज हैं इनमें हम अपना फंड पार्क करके रखें। ये रिटर्न तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ ये कैपिटल सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छे से देते हैं। दिस इज द रीजन कि अब हम उसी थीम पे काम करेंगे इस साल में, जिसमें रिटर्न बहुत हाई बीटा ना हो मगर कैपिटल सिक्योरिटी वुड बी द ऑप्टिमम थिंग दैट विल बी लुकिंग इनटू। और उसी पर्टिकुलर कारण से डाबर एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डाबर एक ऐसा शेयर है सर, मतलब मुझे नहीं लगता कि चाहे पुराने इन्वेस्टर्स हो चाहे नए इन्वेस्टर्स हो कोई नहीं जानता हो इसके बारे में। बट अब थोड़ा सा डिटेल अपन दे देते हैं इसके लिए। इट वॉज फाउंडेड इन 1884। गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है। और डॉक्टर बर्मन जो थे उन्होंने इसको फॉर्म किया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें लास्ट अपडेटेड 1,78 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। फेस वैल्यू ₹1 की है। और प्रमोटर होल्डिंग आज इतनी पुरानी कंपनी हो जाने के बावजूद मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। 67.24% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग देखें तो एफआईएस का भी बहुत कीन इंटरेस्ट है इसमें। 20.24% एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईआईज ठीक लेवल पे बैठे हुए हैं 6.69% पे। पब्लिक डोमेन पे 5.83% पे आज के टाइम पब्लिक होल्डिंग है। एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी ऑफ द कंट्री। अगर इसके प्रोडक्ट लाइनअप की अपन बात करें तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और फूड सेगमेंट में ये कंपनी आती है। हेल्थ केयर में जैसे आपने नाम सुना हो और सबने सुना होगा, ये जितने मैं नाम बोल रहा हूँ सब कनेक्ट करेंगे इसके साथ। हाजमोला हो गया, पुदीन हरा हो गया, डाबर का च्यवनप्राश हो गया, ग्लूकोज डी हो गया, डाबर लाल तेल हो गया। सिमिलरली पर्सनल केयर में अगर हम गुलाबरी, वाटिका, इन सब की बात करते हैं, रियल के फ्रूट जूसेस आते हैं, ये सारा का सारा आपका लाइनअप, मतलब आज अगर इसका मैं प्रोडक्ट लाइनअप लेके बैठूंगा तो मुझे ना करते हुए कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा 1.5 से 2 मिनट, तब इसकी प्रोडक्ट लाइनअप खत्म होगी। बहुत वास्ट प्रोडक्ट लाइनअप है, बहुत ही उम्दा कंपनी है। अगर हम इसके थोड़े से अब कारण और देखें कि किस कारण से सर ये अभी लेटली आपने देखा हो अक्टूबर 2022 में इसने एक नए सेगमेंट में भी फोरे किया है, wherein it has acquired 51% stake in बादशाह मसाला। बादशाह मसाला अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात इस बेल्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। और अब बादशाह मसाला के साथ साथ डाबर राजस्थान और नॉर्थ इंडिया मार्केट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के चैनल यूज करेंगे। तो ये स्पाइसेस जो आपका सेगमेंट है उसमें भी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। लेटली इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी तो इनका डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है।
तो जो इनका सप्लाई चेन है, जो इनका पूरा का पूरा एक लाइनअप है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अगर उसमें ये डेयरी में भी आते हैं तो दे कैन परफॉर्म रियल गुड। अब हम थोड़ी सी इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लें सर, तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 27.46% रही है फॉर पास्ट 3 इयर्स। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखें तो 32.27% रही है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है 100.57 का। कैश कन्वर्जन साइकिल जो इसकी मेरे पास सामने आई है, मुझे यकीन तो नहीं हुआ मगर सर बहुत ही अट्रैक्टिव है, -100.06 डेज की। ये दिखाती है कि ये कंपनी किस तरीके से अपनी जो मार्केट में पोजीशन है वो बना के रखती है। तो इन सब कारणों से मैं समझता हूं डाबर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखता है एट करेंट लेवल्स। अब क्योंकि हम हाई बीटा नहीं मानते इस काउंटर को, टारगेट्स हमारे अभी जैसे आप 565 564 लेवल्स पे खरीदते हैं तो टारगेट्स हमारे होंगे पहले 620 का, उसके बाद 680, फिर 720। और जैसा कि मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण हम हमेशा बाय मोर लेवल देते हैं, तो 496 लेवल्स का एक ऐसा बाय मोर लेवल आएगा जो बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी है, मगर हाँ मार्केट है, वॉलेटाइल है, हम खुद मान रहे हैं कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस मार्केट में, तो ये बाय मोर का लेवल होगा। और जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि अभी कितना खरीदे और बाद में कितना खरीदे, I would suggest 50-50 would be the right way to handle this particular investment. इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे दूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पर्सनल होल्डिंग में, मेरे इमीडिएट फैमिली की होल्डिंग में या मेरे क्लाइंट्स के होल्डिंग में डाबर ऑलरेडी एक पोजीशन हो। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर भी दे दिया है और बहुत सारे रीजंस भी दे दिए हैं कि क्यों, रैशनल क्या है। और ये ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें बातें करते हैं वहाँ यहाँ पे हवा में नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई वो वाला बिजनेस नहीं कि जिसमें हमने कुछ भी बता दिया और ये चल जाएगा। क्यों चल सकता है कि हम बात कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये एजुकेशन, ये एनवायरमेंट है जिससे कि आप चीज़ों को आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके का जब आप एक बार फॉर्मूला सीख गए तो कहीं भी लगा सकते हैं। रचित सर, इससे पहले कि आगे चलूं, एक सवाल भी आ रहा है जो कि मैं पूछता, उससे पहले व्यूअर्स ही पूछ रहे हैं, विश्वेंदु खंडेलवाल जी। डाबर के उसी सेगमेंट में अमृतांजन और HUL और पतंजलि, ये सारे बहुत सारे बड़े और भी ब्रांड्स हैं, और वो सारे जो जिस तरीके के प्रोडक्ट रेंज आप बता रहे थे उसी से मिलता जुलता वही प्रोडक्ट, किसके में चीनी है किसके में हनी है ये तो अलग लैब से निकल करके आएगा। तो कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है और कौन कितनी अच्छी और बुरी, वो सारी चीजें, लेकिन मोर और लेस प्रोडक्ट रेंज सिमिलर, और या इससे भी शायद बड़ी प्रोडक्ट रेंज बहुतों के पास होगी। क्यों नहीं वो स्टॉक्स, वो कंपनीज, क्यों सिर्फ ये डाबर? सर पतंजलि के लिए आपने खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया है, और पतंजलि के बीटा मूवमेंट से, पतंजलि के न्यूज अपडेट से, पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर से मेरे को बहुत डर लगता है पर्सनली। आई एम सॉरी, आई एम पुटिंग इट वेरी क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट। ना मैं आज तक, मैंने ऐसा नहीं है कि उनके प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए। आई एम प्रीटी श्योर हमारे दर्शकों में बहुत सारे फैन बॉयज होंगे पतंजलि के, फैन मैन होंगे पतंजलि के। मैंने यूज करने की कोशिश करी, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। डाबर का एक तो प्रोडक्ट लाइनअप आप देखें तो प्रोडक्ट लाइनअप आपको हर तरीके का मिलेगा। आप देखें, लोएस्ट पॉसिबल कैटेगरी को भी सर्व कर रहा है और हाईएस्ट पॉसिबल कैटेगरी को भी सर्व कर रहा है। इसके कंपैरिजन में HUL, मैं डिनाई नहीं करूंगा, एक बहुत ही उम्दा काउंटर है, बट एक HUL का रनअप हो गया है। और HUL में अभी थोड़ा सा मैं समझता हूं कि दो इन्होंने जो अपना रॉयल्टी पेमेंट का अनाउंसमेंट किया है उसके चलते थोड़ा सा ये डाउनसाइड आ सकता है। थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस इसको रिविजिट करें, उसके बाद ही हम समझेंगे कि HUL के एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे। मैं ये नहीं कहता कि HUL ने जो अपने कल रिजल्ट्स में रॉयल्टी पेमेंट डिमांड करी है, जो ये बता रहे हैं कि एक फेज मैनर में अपना रॉयल्टी पेमेंट, इफ आई एम करेक्ट, 80 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाले हैं, ये टॉप लाइन नहीं होगा। ये आई थिंक थर्ड लेवल पे आएंगे FMCG में इतना रॉयल्टी पेमेंट डिमांड करने वाले। बट बिकॉज हम सेफ हेवन की बात कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन। एक बार HUL सेटल हो जाए उसके बाद डेफिनेटली अपन HUL को भी कवर कर सकते हैं। और पतंजलि का मैंने आपको बता ही दिया कि मैं डरा हुआ रहता हूं इतने हाई बीटा मूवमेंट मैं पर्सनली
ना तो चाहूंगा कि कोई हैंडल करे, और मैं तो नहीं कर सकता। तो एचयूएल एक बार जरूर सेटल हो, हम एचयूएल में भी अपना कवरेज वापस लेकर आएंगे। जस्ट दैट, क्योंकि ये न्यूज कल आई है, फंड्स अपनी किस तरीके से रिपोर्ट निकालते हैं, कितना अपग्रेड डाउनग्रेड, कितनी क्लैरिटी आती है, किस तरीके से ये पूरी पोजीशन बनती है, उसके बाद एचयूएल इज ऑल्सो अ गुड काउंटर टू बाई इनटू। अपसाइड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से एचयूएल 3200 रुपए नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, मैं समझता हूं जाएगा भी। बट द ओनली थिंग इज क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद हम बाइंग लेवल्स एचयूएल में जनरेट करेंगे। अमृतांजन पर्सनली मैं उसको मॉनिटर नहीं करता हूं, तो आई वुड नॉट कमेंट अपॉन इट। बट अमृतांजन में अगर कवरेज अपने को चाहिए, तो जैसे दिनेश जी के लिए मैंने किया था, नेक्स्ट वीक आके मैं अमृतांजन का भी कवरेज दे सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल ये है। और जो खबर आई है यानी कि एचयूएल करने ये वाला है कि अपनी लाइसेंस रॉयल्टी जो यानी कि जो यूनिलीवर कंपनी है, जो इंटरनेशनल जो वो है, जो कि शायद मेरे ख्याल से नीदरलैंड्स में या कहीं पे उसका हेडक्वार्टर्स है, वो उनको रॉयल्टी बढ़ाने वाली है, देने वाली है हिंदुस्तान से। तो एचयूएल जो है वो उसकी इंडिया सब्सिडरी है, इंडिया कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको बोलते हैं, तो इंडियन कंपनी नहीं है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पहले हिंदुस्तान लग गया। तो हर कोई जो इंडिया इंडिया करता है, भारत भारत करता है, वो राष्ट्रभक्त हो तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक तरीके से उसकी पेरेंट कंपनी विदेशी कंपनी है, और वो उसको पैसे देने वाले हैं। तो अब जब रिसेशन और ये वाली चीज़ें, अगेन बैक टू वही वाली चीज़ कि फुल सर्कल की, जहाँ से रचित जी डिस्कशन कह रहे हैं कि बाजार में और चीज़ें थोड़ा सा संभाल के रखना होगा, क्योंकि स्थितियाँ गड़बड़ हैं। तो जहाँ पे शुरू हो गई हैं वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी जहाँ की कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी, और उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा वहाँ जाएगा। और यहाँ से एक और चीज़ रचित से निकल के आती है, मैं उस वीडियो को अक्सर प्ले करता हूँ बार बार, और आज मैंने उसके जानबूझ करके दोनों सेगमेंट, दो हमने एपिसोड किए हुए हैं। एक एक्सपर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, गुरसिमरन जी, उनके साथ में किया हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और उस डाइवर्सिफिकेशन में वो कहते हैं कि इंडिया के बाहर के बाजारों को भी देखना चाहिए। क्योंकि हम क्यों सिर्फ एनएससी बीएससी के तक ही सीमित रहते हैं, कि हम पोर्टफोलियो तो बना लिया हमने डाइवर्सिफाइड, लेकिन वो सारे स्टॉक्स हैं इंडिया के बाजारों में। और जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमें आसपास जब नजर डालते हैं, तो चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आपका फोन, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, विंडोज, एडोबी, कुछ भी, जितनी चीजें हम, फेसबुक और सब कुछ, या सब कुछ तो विदेशी है, अमेजोन से लेकर के सब कुछ। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें आज हमें ये वाले एक और चीज मिल गई कि एचयूएल में हम इन्वेस्ट करते हैं की जगह अगर हमने यूनाइटेड वो यूनिलीवर में किया हो, अगर यूएस के बाजार में या जहाँ पे भी वो लिस्टेड हो, तो शायद ये इस तरीके की खबरों का जो यहाँ पे नुकसान दिख रहा है कि आज करीब 2.5 से ज्यादा % की कमजोरी हुई है एचयूएल के अंदर में, टूटा है ऑलमोस्ट 3% के आसपास की कमजोरी, वो उसी तरीके की चीजें वहां पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली वो कंपनीज भी, तो ये भी एक एलिमेंट है जो कि थोड़ा बाहर है, अभी हमारे आज के सब्जेक्ट से नहीं है, लेकिन इस पे भी कभी कभी नजर डालते रहना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ रचित सर? सर, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, एंड इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जहां हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप अब मेरे को ना होम ग्राउंड पे लेकर आ रहे हैं खेलने के लिए, और बिकॉज आई एम नॉट अ रिसर्च एनालिस्ट, आई एम अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सर, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, एंड इंटरनेशनल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड आइडिया टू लुक एट। मगर सर, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैं 2 मिनट लूंगा आपको इस बात पे, आई एम सॉरी, मैं आज आपका समय ज्यादा ले रहा हूं। बट सर, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन जो है, इस पे भी हमारा लाइनअप क्लियर नहीं है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। लास्ट इवनिंग आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय प्रोस्पेक्ट क्लाइंट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे क्वांटम बोला कि दिस इज द मनी दैट आई वांट टू इन्वेस्ट, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपका गोल क्या है, तो वो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने उनसे क्या पूछ लिया हो। उनको गोल नहीं समझ में आया, पहले मुझे उनको गोल समझाना पड़ा, मुझे फिर ये पूछना पड़ा कि ऑलरेडी आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एंड ही वाज एज क्लियर एज अ ब्लैंक स्लेट, ही हैड नो डाइवर्सिफिकेशन। तो 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट से डेफिनेटली हमको एक बेनिफिट होता। मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में उनका क्वांटम कम कराया, उनको फिक्स इनकम की तरफ भी मैं अब डाइवर्ट कर रहा हूं। तो आई एम टेलिंग दिस थिंग कि हम लोग सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं, और मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे शो के माध्यम से या हम कुछ ऐसा रिकॉर्डेड सेगमेंट रखें जिसमें हम दर्शकों को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी पढ़ाएं, तो सर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है।
एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे अभी जितने दर्शक देख रहे हैं वो डाइवर्स जो पूरा एक आप इसको समझें स्प्रेड को, तो कोई भी प्रॉपर स्प्रेड नहीं करके बैठे हुए होंगे। और मैं समझता हूं कि ये साल हमको एक अच्छा मौका दे रहा है जहां पे इक्विटी में इतना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम अदर एसेट क्लासेस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए और सीख सकते हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिएगा बस। इसमें सर एक काम करते हैं, फिर आपसे मैं अलग से समय लूंगा और इस पे एक हम एक सीरीज ही चाहे अगर बनानी पड़े तो बना सकते हैं कि जिसमें कि एग्जैक्टली पता हो कि कितना एलोकेशन किस एसेट क्लास में होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा, हमें अपने लिमिट्स नहीं पता होंगी ना कि इससे ज्यादा ये नहीं करना है, तो फिर तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि फिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सब कुछ होना चाहिए इज वन थिंग, लेकिन क्या चीज कितनी होनी चाहिए वो वो समझना वो जरूरी है। क्योंकि वो जब तक हमारा वो ब्रैकेट सेट नहीं होगा, जब तक वो बॉर्डर्स ड्रॉ नहीं होंगे कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए या किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोजर, वो तब तक वो चीजें बहुत ही हवा में रहेंगी। तो ये काम करते हैं। रचित सर, जाने से पहले क्या और भी कोई पोर्टफोलियो पिक है आपके पास या आज एक ही था? नहीं सर, बस यही है। ठीक ठीक है, इसी चर्चा में ही कह लीजिए, इसी में ले लेता हूँ। लेकिन एक सवाल और आ रहा है जो साईं प्रवीण का है कि सर आईटीसी भी तो उसी से जुड़ा हुआ और केवल उसका सिगरेट और कुछ एक चीजें तो ठीक है कि वो और ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आईटीसी का खुद का है, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज तो ओवरलैप करती हैं डाबर से। तो वो उस पे कोई व्यू दे सकते हैं क्या सर आईटीसी पे? नहीं नहीं सर, ये आईटीसी और पतंजलि पूछ रहे हैं, फाइन करें। हाँ, वो पूछ तो रहे, मैं उसके आगे अगला सवाल जोड़ देता उसके बाद कि, सर लेकिन पहले आईटीसी। हाँ, हाँ, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आईटीसी का डिफरेंस कहां पे आ रहा है डाबर से, उस चीज को अगर हम बहुत इंटरेस्टिंगली देखें, आईटीसी एफएमसीजी में है, मगर आईटीसी का जो मेजॉरिटी बिजनेस है वो मेजॉरिटी बिजनेस आज भी आपका सिगरेट से आता है। इसके अलावा आप देखें आईटीसी ने अपने आप को जिस तरीके से आज के टाइम होटल इंडस्ट्री में स्प्रेड किया है, तो ये दो एक ऐसे वर्टिकल हैं जो आईटीसी को डाबर से बहुत हद तक अलग करता है। आईटीसी तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है एंड इनफैक्ट अब वही वाली बात है, मुझे लोकेश सर की तरह लेवल्स याद नहीं रहते, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जब पहली बार मैं आपके चैनल पे आया था तो मैंने आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जो रिकमेंड किया था। आज भी मैं बहुत बुलिश हूं आईटीसी में। आईटीसी में से हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हटा है। ये एक मल्टी बैगर काउंटर बनेगा, बट बहुत बड़ा काउंटर है। तो आईटीसी इज इक्वली गुड, बट पतंजलि मैं सही आदमी ठीक। नहीं। अच्छा, तो तो इसको फिर आईटीसी मैं क्लैरिफाई कर ही लेता हूँ एक मिनट। रचित सर, क्योंकि आईटीसी पे आप जो कह रहे हैं, तो अगर मेरे पास आईटीसी 150 के आसपास से है तो मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं? बिल्कुल बनी रही है, बिल्कुल बनी रही है। आईटीसी ठीक है। के लिए और मैं ऐसा भी बोल हाँ, सकता हूँ, जैसे मैं यूजुअली आपके चैनल पे ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आईटीसी एक ऐसा काउंटर है जो हम अपने बच्चों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वाह, ठीक है। तो ये इस लेवल तक का कॉन्फिडेंस है आईटीसी में, और ये पतंजलि है जहाँ पे उस तरीके का उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे इनकी जो एंट्री है सर 650 रुपए के आसपास है, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट डबल पे तो है। सर आई बिलीव इसमें एक काम कर सकते हैं, जो भी उनकी क्वांटिटी हो उसको अगर ऊपर के लेवल्स पे, जैसे कि आप ये देखें बहुत ये 1280 1300 लेवल्स पे यूजुअली आता रहता है, वहां पे ये ऊपर के लेवल पे आए, अपनी अगर 50% पोजीशन ऑफलोड कर दे तो एटलीस्ट जो आपने कैपिटल डिप्लॉय किया था वो कैपिटल फ्री हो जाता है। और फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाए, क्योंकि अभी मैं ये बात बोलूंगा तो फिर आपको पता ही है कि क्या बातें हो सकती हैं यहाँ पे, बट मैनेजमेंट कनेक्शन जिस तरीके का है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा अपसाइड और आ जाए, कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए तो तब और ऑफलोड कर ले और कुछ बहुत शेयर रख लें। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आपने पतंजलि में इन्वेस्ट किया है, कोई कारण से इन्वेस्ट किया होगा एंड यू हैव कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा ऑफलोड कर दें, बट हाँ अपना कैपिटल जरूर फ्री करके रखें, क्योंकि इस कंपनी और इसके जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा डराते रहते हैं। कभी ये जीन्स मना कर देते हैं, कभी जीन्स बेचने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है इनके यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता नहीं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं सर, कि एक रिस्की बेट है। और वो रिस्क ये है कि वो वही उसी का रिवॉर्ड भी हो सकता है बड़ा, और जहाँ पे बड़ा रिस्क होता है वहाँ बड़ा रिवॉर्ड भी हो सकता है या होता है। तो वो भी चीज़ है कि आप जब राजा के करीब हैं तो आप बहुत सारे फायदे भी आपके पास हैं। जितनी बार कोई रिपोर्ट आती है, कोई भी ऐसी वाली कोई कोई भी कहीं से भी कुछ कहीं कुछ निकलता है कि नहीं ये तो कोविड की दवा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये है वो है, लेकिन आप हेल्थ मिनिस्टर से उसका लॉन्च करा सकते हैं और बहुत सारे फायदे, बहुत सारी चीज़ों का
और बहुत सारे जो रिस्क हैं उनको आप कवर करके चल सकते हैं और बढ़ते रह सकते हैं। लेकिन लेकिन हमेशा साथ में है, क्वेश्चन मार्क हमेशा साथ में है कि हमेशा मौसम एक सा नहीं रहता है, तो अगर मौसम बदला तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो वो जो चीज़ें हैं और वो आपको सामने, अगर आप केवल चार्ट में भी देखेंगे ना, तो आपको वो चार्ट बता देता है काफ़ी हद तक। तो क्या है दोनों में डिफरेंस, ये आपके सामने पतंजलि फूड्स का चार्ट है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में शायद मेरे पास पता नहीं ऐड करने का तो ऑप्शन अच्छा होगा। एक बार आईटीसी से इसको कंपेयर कर लेते हैं सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे। कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। ठीक है। और जो दोनों में और इसको जो उठा-पटक है, उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके सामने है कि कितनी उतार और चढ़ाव, जिसको कि शायद एक टेक्निकल भाषा में सर इसको नॉइज़ भी बोलते हैं क्या सर, रचित जी? बिल्कुल नॉइज भी बोलते हैं। और आप ये देखें, इसको बहुत ये पतंजलि फूड्स का जो बीटा मूवमेंट है, इनफैक्ट अगर आप मैं तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा, ये जो आप डिप देख रहे हैं इसमें, जो मार्च और मई के बीच में आया है, वो कितने ज्यादा हाई बीटा डिप्स हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को, और मतलब खासकर कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, उनको अपनी पोजीशन पूरी की पूरी चेंज करने में मजबूर कर सकता है। एंड मेरी समझ से ऐसे काउंटर्स में, क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड एट 670 लेवल्स, आई बिलीव आपका पैसा फ्री हो रहा है, तो अब आप उसको एक बार फ्री करके रख लें और ऊपर आए और बेचते जाएं। थोड़ा सा क्वांटम रखें, बहुत ज्यादा एक्सपोजर रखने वाली चीज नहीं। और उनके पास जो आईटीसी है वो तो सर अपने जो बच्चे हैं उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करें, आराम से रखें, शौक से रखें, अच्छा रिटर्न देगा। जी। तो ये होता है कि वन साइडेड होने से थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है और रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तो वो दोनों ही चीज़ें होती हैं, पोटेंशियल दोनों चीज़ों का। लेकिन वही वाली चीज़ आपके सामने है कि किस तरीके से आईटीसी एक स्टेबिलिटी के साथ में काम कर रहा है, बढ़ रहा है उसी टाइम फ्रेम के अंदर में, वही चार्ट है और वो बता रहा है कि कितने तसल्ली से, ठीक से, आराम से, और यहाँ पे किस तरीके की फ्लक्चुएशंस हैं पतंजलि में, वो आप देख सकते हैं। तो वो हर बार कई बार हो सकता है कभी भी कोई ऐसी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो हमने आपके सामने बता दिया।